नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जिसमें हम इसमें क्या चर्चा करने वाले हैं कि जैसे कि देखिए, आज जो हम महाद्वीप देखते हैं, जो 7 महाद्वीप है, तो कभी एक ऐसा समय था जो ये सातों महाद्वीप क्या था, वो एक जगह था। मतलब उसका एक ही भूखंड था, जिससे ये टूट कर क्या हुआ है, 7 महाद्वीप बना है। तो हम उसी प्रक्रिया को समझेंगे कि वो 7 महाद्वीप जो बने हैं वो किस तरह से टूट कर बने हैं। ठीक है, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। इसको जो है वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक प्रमाण के साथ देने का काम जो है वैगनर ने किया। ठीक है, किसने किया? वैगनर ने किया। इससे पहले भी बहुत ऐसे भूगोल शास्त्री आए, भूगोलवेत्ता आए, जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के ऊपर चर्चाएं की। ठीक है, हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन हम मुख्य रूप से वैगनर के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हम समझेंगे वैगनर का परिचय, इसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन का उद्देश्य, इसके बाद सिद्धांत की व्याख्या, पेंजिया क्या होता है, पैंथालासा क्या है, लॉरेंसिया क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, और सिद्धांत का प्रमाण हम लास्ट में समझेंगे। इसके बाद हम इसकी कल्पना या फिर कमियां के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि दोस्त, हम चर्चा कर रहे हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है, इसकी कल्पना जो किया था उस वैज्ञानिक, वो जो विद्वान थे, उस विद्वान का नाम है अब्राहम आर्टिलियस। सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन की जो कल्पना की थी, उस विद्वान का नाम है अब्राहम आर्टिलियस। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में चर्चा किया, कल्पना किया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में, लेकिन ये वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दे पाया, जिसके वजह से हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद एक और विद्वान आए, जिसका नाम क्या है, फ्रांसिस बेकन। ये पहले थे, इसके बाद आए फ्रांसिस बेकन। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर का जो है दोनों तट जो है, दोनों सिरा जो है, वो कभी क्या था, जुड़े हुए था, आपस में वो क्या था, जुड़ा हुआ था। इसकी कल्पना फ्रांसिस बेकन ने किया। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं एफ.बी. टेलर। एफ.बी. टेलर, ठीक है, एफ.बी. टेलर। तो एफ.बी. टेलर क्या था? देखिए, ये क्या था, इन्होंने सर्वप्रथम महाद्वीपीय विस्थापन को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम एफ.बी. टेलर ने महाद्वीपीय विस्थापन को एक सिद्धांत के रूप में प्रकट किया, लेकिन इन्होंने भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया, जिसकी वजह से हम इसके बारे में भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथे नंबर पर, जिसका नाम क्या है, अल्फ्रेड वैगनर। ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अल्फ्रेड वैगनर, देखिए, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को दिया और बिल्कुल वैज्ञानिक प्रमाण के साथ बताया। ठीक है, जिसके वजह से हम चर्चा करेंगे अल्फ्रेड वैगनर की, और इसमें हम समझेंगे वैगनर का परिचय, वैगनर कौन है, कहाँ से है, और इस सिद्धांत किस ईस्वी में उन्होंने दिया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन का उद्देश्य। इसके बाद लाइन से हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको मिटा लेते हैं, और इसके बाद हम बात करते हैं वैगनर के परिचय के बारे में। ठीक है, देखिए, अल्फ्रेड वैगनर जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को देने वाला वैज्ञानिक प्रमाण के साथ जिन्होंने दिया, उस वैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड वैगनर। ठीक है, ये अल्फ्रेड वैगनर कहाँ का था? जर्मनी का। ठीक है, ये कहाँ का है? जर्मनी का
एक भूगर्भ शास्त्री है, ठीक है। इन्होंने 1912 ईस्वी में 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को दिया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 1912 ईस्वी में इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को दिया, लेकिन हुआ ये कि 1912 के 2 साल बाद 1914 में हुआ ये कि वर्ल्ड वार शुरू हो गया, ठीक है। तो वर्ल्ड वार जब शुरू हो गया, जिसके वजह से दुनिया का ध्यान जो है इस सिद्धांत से हटकर विश्व युद्ध पर चला गया, ठीक है। तो जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ, विश्व युद्ध समाप्त होने के 1 साल बाद दोबारा से इसे दुनिया के सामने, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। लेकिन उस भाषा को ट्रांसलेट, ये जो जर्मनी भाषा में 1912 में प्रस्तुत किया गया था, इस जर्मनी भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके 1919 ईस्वी में इसे दोबारा से क्या हुआ, प्रस्तुत किया, ठीक है। जिसकी वजह से ये चर्चा में आई और इसके बाद इसके ऊपर क्या होने लगा, डिस्कशन होने लगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके परिचय के बारे में, हम समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का उद्देश्य। अब हम बात करते हैं उद्देश्य की, ठीक है। देखिए इसका उद्देश्य क्या था, इसके जो उद्देश्य थे, इसके मुख्यतः दो उद्देश्य थे। देखिए अब हम बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के उद्देश्य के बारे में, ठीक है। आप शीर्षक डाल लीजिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, ठीक है। जिसमें हम इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या है, महाद्वीपों की गतिशीलता को प्रमाणित करना। इसका प्राथमिक उद्देश्य है महाद्वीपों की गतिशीलता को प्रमाणित करना। इसका प्राथमिक उद्देश्य, ठीक है। महाद्वीपों की गतिशीलता को प्रमाणित करने का मतलब क्या हुआ, जो हमारे जो महाद्वीप हैं वो क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है, ठीक है। तो उसको प्रमाणित करेगा, ये उसको साबित करेगा कि वो गति कर रहा है, तो उसके प्रमाण को ये देगा, जिससे हम लोग को ये विश्वास होगा कि महाद्वीप जो है वो गति कर रही है, ठीक है। वैसे वैगनर से पहले जो लोग, दुनिया के जो लोग थे, उनको यही लगता था कि महाद्वीप स्थिर है। लेकिन जब से वैगनर ने इस सिद्धांत को दिया है, तब से लोगों की मेंटलिटी बदल गई, जिससे महाद्वीप क्या लग रहा है कि गति कर रहा है। जैसे हम महाद्वीप की बात करेंगे, एशिया, जैसे एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं, तो एशिया महाद्वीप आपको क्या लग रहा है, वो स्थिर है। जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये भी एक महाद्वीप के ऊपर हम खड़े हैं, तो हम लोगों को क्या लग रहा है कि ये स्थिर है, लेकिन वास्तव में क्या कर रही है, गति कर रही है। इसी को जो है प्रमाणित करने का बात कौन कर रहा है, वैगनर महोदय कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या हो जाएगा, महाद्वीपों की गतिशीलता को प्रमाणित करना। और इसका द्वितीयक उद्देश्य क्या होगा, जलवायु परिवर्तन का कारण की व्याख्या करना, ठीक है। जलवायु परिवर्तन तन के कारण की व्याख्या करना। इसका ये क्या हो जाएगा, दो उद्देश्य होगा, ठीक है। अब हम उद्देश्य के बारे में चर्चा कर लिए हैं, आगे हम बात करेंगे अब सिद्धांत की व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो आप शीर्षक डाल लीजिए, महाद्वीपीय सिद्धांत की व्याख्या, ठीक है। ऐसे करके लिख लीजिए शीर्षक, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की व्याख्या, ठीक है। अब इसमें हम व्याख्या के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जब हम इसका व्याख्या करते हैं तो हम इसमें समझते हैं प्रारंभिक समय में सभी महाद्वीप जो है
वो क्या था, एक ही भूखंड था। जैसे कि अभी हम 7 महाद्वीप की बात कर रहे हैं, तो वो 7 महाद्वीप अभी हमें दिख रहा है, लेकिन जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय क्या था कि सिर्फ एक भूखंड था और एक जलीय भाग था। मतलब एक ही भूखंड था, एक क्या था, भूखंड, ठीक है, और एक ही जलीय भाग था, एक ही महासागर था। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो प्रारंभिक भूखंड था उस भूखंड का नाम क्या था, सुपर महाद्वीप। उस भूखंड का क्या नाम था, सुपर महाद्वीप। लेकिन इसको जर्मनी भाषा में बोला गया पेंजिया, ठीक है। जर्मनी भाषा में इसका नाम क्या होता है, पेंजिया, ठीक है। पेंजिया का मतलब होता है सबसे बड़ा भूखंड, ठीक है। पेंजिया का क्या मतलब होता है, सबसे बड़ा भूखंड, ठीक है। और देखिए, और एक प्रारंभिक समय में एक महासागर था, उस महासागर का नाम क्या था, उस महासागर का नाम था पेंथालासा, जो पेंजिया के चारों तरफ था। महासागर का नाम क्या था, पेंथालासा। एक बड़ा भूखंड था जिसका नाम था पेंजिया, और एक बड़ा महासागर था जिसका नाम था पेंथालासा। जैसे कि हम इसको डायग्राम से समझते हैं, जैसे मैं ये डायग्राम, ऐसे डायग्राम बनाया, ठीक है। ये पृथ्वी का डायग्राम बनाया। तो प्रारंभिक समय में क्या था, एक ही भूखंड था, ठीक है। ये इतना बड़ा भूखंड था और इसके चारों तरफ क्या था, पानी था, ठीक है। और ये जो बड़ा भूखंड है, इस भूखंड का क्या नाम था, पेंजिया। इस भूखंड का नाम क्या है, पेंजिया। इसके चारों तरफ जो पानी है, उस महासागर है, उसका नाम क्या है, पेंथालासा, ठीक है। पेंथालासा, ये सब क्या है, वाटर। जो पेंजिया के चारों तरफ है वो क्या हो गया, पेंथालासा, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो है पेंजिया का क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। ये जो पेंजिया है इसका क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। विखंडन का क्या मतलब होता है, ये टूट जाता है, ठीक है। तो ये जो पेंजिया टूटता है तो वो किस तरह से टूटता है, अपने आप तो नहीं टूटेगा ना, कुछ न कुछ ऐसी प्रक्रियाएं घटित हो रही होगी जिसके वजह से क्या हो जा रहा होगा, ये टूटी होगी ये पेंजिया। तो देखिए वैगनर महोदय ने कहा, अगर ये पेंजिया जो विखंडित हुआ है इसका कारण क्या बताया वैगनर महोदय, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हो जा रहा है, ये पेंजिया दो भागों में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। इसका कारण बताया। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर ले रहे हैं कि जैसे हम जानते हैं कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों तरफ जब चक्कर लगाती है तो वो सिर्फ चक्कर ही तो नहीं लगाती है ना, उसके अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल भी है, आकर्षण करने की क्षमता है। जो चंद्रमा अपनी ओर, पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोचने वाली बात है कि चंद्रमा जो है पेंजिया को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पेंजिया क्या है, ये बहुत बड़ा भूखंड है, ये क्या हो जा रहा है, वो चंद्रमा के पास नहीं जा पा रहा है और ये यहाँ पर क्या हो जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पर टूट जा रहा है। टूटने के बाद क्या हो रहा है, ये दो पार्ट में, ऐसे देखिए ये क्या है, पेंजिया है, ठीक है। ये पेंजिया है, ये दो पार्ट में ऐसे टूट जा रहा है। तो ये ऊपर का पार्ट है और ये क्या है, नीचे का पार्ट है। तो ये दो पार्ट में जो टूट रहा है, तो इसमें ऊपर का जो ये बन रहा है इसको बोला जाता है अंगारा लैंड, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, अंगारा लैंड, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लॉरेंसिया, ठीक है। अंगारा लैंड को ही हम क्या बोलते हैं, लॉरेंसिया। अब हम बात करते हैं नीचे वाले का। तो नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। इसका नाम क्या है, गोंडवाना
लैंड। ठीक है, अगर आपको समझने में दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूट गया। तो जब ये टूटेगा तो ये पेंजिया के चारों तरफ क्या है, पानी है, और ये टूटेगा, इसके बीच में दरार उत्पन्न होगा, तो उस दरार में क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। जैसे कि हम एक नई फिगर बना के समझते हैं। यहाँ पर हम फिगर बना रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए एक अंगारा लैंड, देखिए पेंजिया जो है दो पार्ट में टूटा। दो पार्ट में टूटने के बाद क्या हुआ कि एक पार्ट जो ऊपर वाला है उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम हो गया अंगारा लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉरेंसिया बोलते हैं। ठीक है, और एक पार्ट क्या बना इसका, गोंडवाना लैंड। ठीक है, एक मिनट दोस्त। देखिए ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, और ये जो पेंजिया जो भूखंड है, ये पेंजिया ये दो पार्ट में टूट गया। दो पार्ट में टूटने के बाद ये क्या हो गया, अंगारा लैंड में बदल गया। ठीक है, अंगारा लैंड में कन्वर्ट हुआ, जिसको हम लॉरेंसिया बोलते हैं, और ये नीचे वाला जो है ये किस में कन्वर्ट हुआ, गोंडवाना लैंड में। ठीक है, अब देखिए इसके पेंजिया के चारों तरफ क्या था, पानी था। अब ये जो टूटा है इसके बीच में दरार उत्पन्न हुआ है, तो इसमें पानी आ जाएगा। तो इसमें जो पानी आएगा इसको बोलते हैं तैथिस सागर। इसी का नाम क्या है, तैथिस सागर, इसी को बोलते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बात करेंगे। इसको मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पेंजिया जब टूटा तो एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड में बदला। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि फिर ये अंगारा लैंड जो है वो टूटेगा, फिर से टूटेगा, और वो ये गोंडवाना लैंड भी क्या होगा, टूटेगा। तो इसका टूटने का स्टेटमेंट क्या दे रहा है, वैगनर बता रहा है कि चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण, ज्वारीय बल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, जब चंद्रमा आएगा तो उस जगह हम ज्वारीय बल उपयोग करते हैं, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। ठीक है, तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण फिर ये अंगारा लैंड भी टूटेगा। ठीक है, तो ये अंगारा लैंड जब टूटेगा तो ये किस में टूटेगा, अंगारा लैंड का क्या होगा, विखंडन होगा। ठीक है, अंगारा लैंड का विखंडन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बनेगा यूरेशिया। ठीक है, एक बनेगा यूरेशिया, फिर एक बनेगा उत्तरी अमेरिका, इसमें टूटेगा। फिर एक तीसरे नंबर पर ग्रीनलैंड, ये अंगारा लैंड के टूटने से यूरेशिया बनेगा, उत्तरी अमेरिका बनेगा और ग्रीनलैंड बनेगा। ठीक है, फिर ये गोंडवाना लैंड का भी क्या होगा, इसका भी क्या होगा, विखंडन होगा। इसका विखंडन होने के बाद ये भी टूटेगा, तो ये टूटेगा अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में, अंटार्कटिका में, एक टूटेगा भारत में, फिर ये टूटेगा ऑस्ट्रेलिया में।
और भी इसके टुकड़े होंगे, ठीक है, और लिख दे रहा हूँ अन्न। मुख्य रूप से ये 5 टुकड़े बनेंगे, ठीक है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो हम भारत की जैसे हम इसमें बात करते हैं, तो भारत जो है मुख्य रूप से क्या है, अभी क्या है, वर्तमान में ये एशिया का भाग है, ठीक है। लेकिन एक समय जब उत्पत्ति हुई थी भारत की, उस समय ये अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। अफ्रीका जो महाद्वीप है, भारत उसके साथ जुड़ा हुआ था। लंबे समय बाद वो क्या हो गया, एशिया के साथ आके जुड़ गया। तो इससे भी लगता है कि महाद्वीप जो है वो गति कर रही है, जिसके वजह से भारत कभी कहाँ हुआ करता था, अफ्रीका के पास, अभी कहाँ है वो, भारत की स्थिति क्या है, एशिया में है, ठीक है। तो हम इसको डायग्राम बनाकर हम समझ ले रहे हैं, हम इसको समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए। जैसे कि हम बात करते हैं, ये देखिए, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। ये क्या है, दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। इसके बाद हम देखिए, ये क्या है, एशिया, ठीक है। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, भारत। ये अफ्रीका है। ये क्या है, दक्षिण अमेरिका। आप अपने एटलस को निकालिए और एटलस में जाके देखिए लोकेशन, दक्षिण अमेरिका, और ये क्या है, उत्तर अमेरिका। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये क्या है, भारत की स्थिति अभी कहाँ पर है, यहाँ पर है भारत की स्थिति है, जो कि एशिया के साथ है। लेकिन ये कभी क्या था कि यहाँ पर भारत की जो स्थिति थी, यहाँ पर थी, ठीक है। भारत की स्थिति यहाँ पर थी। लंबे समय बाद ये क्या हो गया, यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ एशिया में पहुँच गई। उसी तरीके से ये जो दक्षिण अमेरिका आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दक्षिण अमेरिका कभी यहाँ पर हुआ करती थी, ठीक है। लंबे समय बाद ये भी कहाँ आ गया, उत्तर अमेरिका के साथ ये समानांतर गति करती है, ठीक है। तो यही समझना है इसमें। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, महाद्वीपों की गति, ठीक है। आप हेडिंग डाल लीजिए, महाद्वीपों की गति, शीर्षक डालकर लिख लीजिए, महाद्वीपों की गति। अब इसमें बात करेंगे कि महाद्वीपों की जो गति हो रही है, वैगनर महोदय के हिसाब से वो कितने प्रकार की हो रही है, ठीक है। तो हम इसमें देखिए, महाद्वीप, वैगनर के हिसाब से महाद्वीपों की गति जो होती है वो 2 तरीके से होती है, 2 तरफ होती है। एक होती है पश्चिम की तरफ और एक होती है विषुवत रेखा की तरफ, ठीक है। देखिए, जैसे कि हम बात करेंगे एग्जाम्पल में,
जब विखंडन हुआ, विखंडन के बाद क्या है कि महाद्वीप अलग अलग दिशा में गति करने लगा। तो वो किस दिशा में गति की उसके बारे में हम देखते हैं। तो महाद्वीपों की गति, एक होगा पश्चिम की दिशा में और सेकंड होगा विषुवत रेखा की तरफ, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ठीक है। विखंडन के पश्चात उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका क्या हुआ कि पश्चिम की तरफ गति की, ठीक है। और इसके बाद हम जब भारत की बात करेंगे तो भारत विषुवत रेखा की तरफ गति की। तो जैसे हम यहाँ पर अफ्रीका बनाए थे ना, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से विषुवत रेखा ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर भारत की स्थिति थी, तो भारत यहाँ से इधर गति की, और यहाँ पर जो दक्षिण अमेरिका की स्थिति थी तो वो पश्चिम की ओर गति की। यहाँ पर क्या है, दक्षिण अमेरिका के ऊपर क्या है, उत्तर अमेरिका है, ठीक है। तो इसकी गति के बारे में आप लिख लीजिए कुछ पॉइंट। महाद्वीपों की गति के बारे में देखिए, वैगनर के अनुसार सियाल का बना महाद्वीप, वैगनर के अनुसार सियाल का बना महाद्वीप सीमा से निर्मित महासागर के ऊपर, सीमा से निर्मित महासागर के ऊपर बिना किसी अवरोध के गति कर रहे हैं। देखिए, ये इसका जो स्टेटमेंट है गति को लेकर, ये स्टेटमेंट सही है इनका, वैगनर महोदय का जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। जैसे कि ये चर्चा कर रहा है सियाल का बना महाद्वीप, तो महाद्वीप जो है वो कहाँ पर है, क्रस्ट में है ना, महाद्वीप क्रस्ट में है, और क्रस्ट का दूसरा नाम क्या है, सियाल है, ठीक है। तो सियाल का बना महाद्वीप सीमा से बने महासागर में क्या कर रही है, बिना अवरोध के गति कर रही है। तो देखिए, सीमा जो है वो हम किसको बोलते हैं, मेंटल को बोलते हैं, मेंटल लेयर को सीमा बोलते हैं ना। दूसरा मेंटल का दूसरा नाम क्या है, सीमा है, और सीमा में क्या है, मैग्मा है, ठीक है। वहाँ पर मैग्मा है और मैग्मा के ऊपर क्या है, महाद्वीप गति कर रही है, तो यही बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो इनका सही है, तो इस स्टेटमेंट को आप लिख लीजिए। वैगनर के अनुसार सियाल का बना महाद्वीप सीमा से निर्मित महासागर के ऊपर बिना किसी अवरोध के गति कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। महाद्वीपों की यह गति दो दिशाओं में होती है। महाद्वीपों की यह गति दो दिशाओं में होती है, एक होती है पश्चिम दिशा में, ये सब वैगनर महोदय बोल रहे हैं, ये वैगनर का बोलने का है, ठीक है, एक गति। और सेकंड जो है वो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा की तरफ दो गति हो रही है, एक पश्चिम दिशा की और एक विषुवत रेखा की ओर, ठीक है। तो आप इसको भी लिख लीजिए। महाद्वीपों की यह गति दो दिशाओं में होती है, पश्चिम की तरफ गति, जिसमें हमको लिखना है विखंडन के पश्चात कुछ महाद्वीप, जैसे विखंडन के पश्चात कुछ महाद्वीप जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका क्या हो गया, पश्चिम की तरफ गति की, ठीक है। इसके बाद जो है विषुवत रेखा की तरफ गति, इसमें लिख लीजिए विखंडन के पश्चात उत्प्लावन बल के कारण विषुवत रेखा की तरफ गति करने लगे। जब देखिए भूखंड का विखंडन हुआ तो वो क्या हो गया, उत्प्लावन बल के कारण विषुवत रेखा की तरफ गति करने लगा। तो उत्प्लावन बल क्या होता है, उत्प्लावन बल, तो देखिए समझिए उत्प्लावन बल क्या होता है कि एक ऐसा बल, क्या होता है, एक ऐसा बल जो महाद्वीपों को तैराता है, ठीक है। उत्प्लावन बल हम किसे कहते हैं, एक ऐसा बल जो महाद्वीपों को तैराता है, ठीक है। अब हो गया ये।
अब हम इसको मिटा ले रहे हैं। आप शीर्षक डाल के लिखिए। शीर्षक में आपको क्या लिखना है? सिद्धांत के समर्थन में दिए गए प्रमाण। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, शीर्षक डालकर लिख लीजिए, सिद्धांत के समर्थन में दिए गए प्रमाण। ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट प्रमाण की बात करेंगे। फर्स्ट प्रमाण में हम बात करेंगे पुनः समायोजन। फर्स्ट में हम बात करेंगे पुनः समायोजन। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुनः समायोजन को जिगसा फिट। जिगसा फिट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम फिगर से समझते हैं, मेरे पास एक ये क्या है? महाद्वीप है। ठीक है, ये क्या है? महाद्वीप है। और इस महाद्वीप का क्या हो जा रहा है? ये महाद्वीप टूट जा रहा है। ठीक है, टूटने के बाद ये ऐसे इसको तोड़ दे रहे हैं। एक ए हो गया और एक क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, ये पी महाद्वीप था मेरे पास और ये क्या हो गया? बीच से इसका क्या हो गया? विखंडन हो गया। विखंडन होने के पश्चात ये दो पार्ट में बट गया, ए और बी। अब फिर से क्या हो जाएगा? अगर ये दो पार्ट में बटा है तो इसको फिर ये जुड़ भी सकता है। जुड़ सकता है ना, ऐसे जुड़ भी सकता है। तो ये जो, जैसे ये पेन है, मैं इसको ऐसे तोड़ दूंगा, फिर इसको मैं ऐसे पास लाऊंगा तो ये ऐसा महसूस होगा ना कि ये इसका पार्ट है, इस पेन का ही पार्ट है ये। ठीक है, तो हम उसी की बात करते हैं यहाँ पर, पुनः समायोजन की। ठीक है, एक पी प्लेट है, महाद्वीप है मेरे पास, जो कि बीच से टूट गया और फिर हम उसको ऐसे लगा रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है? आपस में जुड़ जा रहा है। इसके बारे में एक दो पॉइंट लिख लीजिए। महाद्वीपों का आपस में जुड़ना यह प्रमाणित करता है कि सभी महाद्वीप कभी आपस में जुड़े हुए थे। देखिए, महाद्वीपों का आपस में जुड़ना यह प्रमाणित करता है कि सभी महाद्वीप किसी टाइम में आपस में वो जुड़े हुए थे। जैसे हम एग्जाम्पल से समझने की आप कोशिश कीजिए कि आप देखिए दक्षिण अमेरिका को देखिएगा, आप एटलस निकालिएगा और एटलस में जाने के बाद आप देखिएगा दक्षिण अमेरिका को। दक्षिण अमेरिका जो है आपका, जो ये अफ्रीका का जो पश्चिम वाला भाग है, ठीक है, पश्चिमी भाग, और दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग, वहाँ आप देखिएगा, वहाँ पर उसको फिट बैठाने की कोशिश कीजिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अफ्रीका से ही टूटकर दक्षिण अमेरिका क्या हुआ है? वो दूर गया है। ठीक है, उस दोनों के बीच में बल काम किया है, जिसके वजह से वो क्या हो गया है? दूर चला गया है। फिर आप भारत की बात कीजिएगा तो भारत को देखिएगा, मेडागास्कर के पास में, अफ्रीका के पास, जो कि वहाँ से ट्रैवल करके वो एशिया में आ गया है। उस तरीके से उसको फिट करने की आप कोशिश कीजिएगा, वहाँ से आपको ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर समझ में आएगा। जब आप एटलस में जाके आप अफ्रीका को देखिएगा और फिर दक्षिण अमेरिका के पूर्वी हिस्सा को देखिएगा तो वो आपस में फिट बैठ जाएगा। ठीक है, उससे ये पता चलता है कि वैगनर महोदय जो ये सिद्धांत दिया है और इसके साथ ये पुनः समायोजन का जो प्रमाण दिया है, वो ये साबित करता है कि दक्षिण अमेरिका कभी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। ठीक है, हम आगे अब बात करते हैं जीवाश्म के प्रमाण। ठीक है, आप इसको मिटा लीजिए और इसके बाद आप यहाँ पे लिखिए, शीर्षक देकर लिखिए जीवाश्म के प्रमाण। ठीक है, जीवाश्म के प्रमाण। जीवाश्म के प्रमाण में हम बात करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप इसको शीर्षक देकर लिख लीजिए। अब हम इसमें चर्चा करते हैं
कि जैसे हम बात करते हैं अफ्रीका, अंटार्कटिका, यहाँ पर हम लिख रहे हैं अफ्रीका, अंटार्कटिका, ठीक है, अफ्रीका, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में हम बात करते हैं भारत की। ये 5 देश, 5 महाद्वीप की हम बात करते हैं। और इसमें हम समझते हैं कि जीवाश्म से हमें कैसे समझ में आता है कि कभी महाद्वीप एक हुआ करते थे, सबकी स्थिति एक जगह थी, बाद में ये टूट के विखंडन होने के पश्चात ये अलग अलग हुए हैं, लेकिन किसी समय में ये महाद्वीप सब एक ही जगह था। ठीक है, जैसा कि हम दोस्त अफ्रीका की बात कर रहे हैं, अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये सब क्या है, अलग अलग महाद्वीप है, अलग अलग जगह पे स्थित है। तो इस सब का जो है जलवायु क्या होगा, जलवायु क्या होगा, सबका अलग अलग होगा, होगा ना। ठीक है, जब भी जलवायु इसका अलग अलग होगा तो यहाँ पर निवास कर रहे जीव जंतु भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, होंगे ना। और जब भी जीव जंतु अलग होंगे तो इसका जीवाश्म भी क्या होना चाहिए, अलग अलग। जीव जंतु अलग है तो जीवाश्म भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा, होगा ना। तो अब हम बात करते हैं, इसमें हम मान लेते हैं कि ये सारे अलग अलग हैं, तो इसका जलवायु भी क्या है, अलग अलग है। तो जलवायु अलग है तो यहाँ पर रहने वाले जो जीव हैं वो भी क्या है, इस सब जगह अलग अलग जीव होगा। ठीक है, और जब ही जीव अलग अलग है तो जीवाश्म भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। लेकिन इन सारे जगह पर जलवायु क्या है, समान होगा, जीव जंतु भी क्या होंगे, यहाँ पर समान होंगे और एक समान यहाँ पर जीवाश्म पाए जाएंगे। तो इससे तो हमको ये लगेगा कि ये कभी, ये जितने भी महाद्वीप हैं, ये सब महाद्वीप कभी एक ही भूखंड के भाग हुआ करते थे, जिसके वजह से इन सारे जगह पर एक ही तरह के जीवाश्म उपलब्ध हैं। जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, एक पौधा है ग्लोसोपटेरिस। हम जब इसकी बात करते हैं तो ये ग्लोसोपटेरिस नाम का जो पौधा है वो अफ्रीका में भी पाया जाता है, अंटार्कटिका में भी पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में भी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी, भारत में भी। ये एक पौधा जो है ये 5 जगह पाया जाता है, ये 5 जगह पाया जाता है। इससे क्या लग रहा है कि इससे हमें ऐसा प्रमाणित हो रहा है कि अफ्रीका, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत कभी एक ही भूखंड के भाग हुआ करते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीव जंतु में। ठीक है, तो जीव जंतु में हम बात करते हैं लिसोटेरेस, हम बात करते हैं लिसोटेरेस की। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लीजिए लिसोटेरेस। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये लिसोटेरेस जो है आपको अंटार्कटिका, भारत और अफ्रीका, ये तीनों जगह पाया जाता है। ठीक है, अफ्रीका, भारत और अंटार्कटिका, ये जो लिसोटेरेस है ये तीनों जगह पाया जाता है। और तीनों जगह पाया जाता है, इससे हमें ये प्रमाणित होता है कि ये तीनों कभी एक जगह, एक ही भूखंड के भाग हुआ करते थे। आगे हम बात करते हैं दूसरे जीव की,
सेरस, आप लिख लीजिए, ये भी एक जीव है मेसोसेरस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब आप इसको नोट करते जाइए। ये मेसोसेरस जो है ये भी दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में पाया जाता है। ये कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, ये दोनों जगह पाया जाता है। देखिए दोनों महाद्वीप क्या है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं मेसोसेरस, ये दोनों जगह दक्षिण अमेरिका में भी और अफ्रीका में भी पाया जाता है, जबकि दोनों की जलवायु अलग है, ठीक है, सब कुछ अलग है, फिर भी वहाँ पर एक ही तरह के जीव का पाया जाना, उससे ये प्रमाणित होता है कि दक्षिण अमेरिका कभी अफ्रीका का भाग हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं साइनोनेथस की, ठीक है। एक जीव और है साइनोनेथस, ठीक है। साइनोनेथस की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, ठीक है। साइनोनेथस भी दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में पाया जाता है। इससे हमें ये ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण अमेरिका का भी अफ्रीका का भाग हुआ करता था, ठीक है। देखिए इससे हमें क्या लग रहा है कि वेगनर जो सिद्धांत दिया है वो क्या है, सिद्धांत है वो गलत है क्या? देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि अल्फ्रेड वेगनर महोदय जिन्होंने ये सिद्धांत दिया है, उसका सिद्धांत गलत है या सही है इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन वेगनर का थ्योरी गलत हो सकता है, वेगनर का थ्योरी गलत हो सकता है, लेकिन वेगनर ने जो प्रमाण दिया है वह पूरी तरह से सही है। देखिए वेगनर का जो ये सिद्धांत है ये गलत हो सकता है, लेकिन वेगनर ने जो प्रमाण दिया है, प्रमाण में बताया है, वो बिल्कुल सही प्रमाण है, ठीक है। जैसे हम ग्लोसोपटेरिस की बात करते हैं, जो कि ये 5 जगह पाया जाता है, ये प्रमाण दिया है। इस प्रमाण से हमें ऐसा लगता है कि कभी ये 5 महाद्वीप एक जगह हुआ करते थे, ठीक है। गोंडवाना का भाग हुआ करता था, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं। देखिए अब जीवाश्म के प्रमाण देख लिए हम, अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर चट्टान संबंधित प्रमाण। इसको आप मिटा के लिख लीजिए, यहाँ पर शीर्षक देकर लिख लीजिए चट्टान संबंधित प्रमाण। लिख लीजिए चट्टान संबंधित प्रमाण। देखिए अफ्रीका में एक देश है, अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम क्या है, घाना, ठीक है। घाना के जो तटीय क्षेत्र है उस जगह पर एक चट्टान पाया जाता है, एक अवसाद पाया जाता है। उस अवसाद का नाम है प्लेसर निक्षेप। उसका नाम क्या है, प्लेसर निक्षेप, ठीक है। अवसाद का क्या नाम है, प्लेसर निक्षेप। प्लेसर का क्या मतलब होता है, गोल्ड। निक्षेप का क्या मतलब होता है, अवसाद। देखिए इससे हम क्या समझ रहे हैं, अफ्रीका में घाना एक देश है, उस देश के वहाँ का जो तटीय भाग है वहाँ पर प्लेसर निक्षेप पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की, ठीक है।
दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील नाम का एक देश है। क्या नाम है? ब्राज़ील। ठीक है। ब्राज़ील के तटीय क्षेत्र में आप जब जाइएगा वहाँ भी आपको प्लेसर निक्षेप मिलेगा। ठीक है। प्लेसर निक्षेप मतलब उस तरह का अवसाद जिसमें सोना पाया जाता है। ठीक है। जो कि आपको ब्राज़ील में भी दिखेगा और आपको अफ्रीका के घाना में भी दिखेगा। ठीक है। यहाँ पर जो ये दोनों यहाँ पर दोनों जगह पर प्लेसर निक्षेप जैसी चट्टानें पाई जाती है। ठीक है। तो ये चट्टान संबंधित प्रमाण हो गए। ठीक है। यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग में आपको लिखना है जलवायु संबंधित प्रमाण। ठीक है। आप शीर्षक डालकर यहाँ पर ये हेडिंग लिखिए जलवायु संबंधित प्रमाण। ठीक है। इसमें हम बात करते हैं जब आप भारत के दक्षिण भारत में आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा टीलाइट निक्षेप। ठीक है। क्या मिलेगा? टीलाइट निक्षेप। टीलाइट निक्षेप का क्या मतलब होता है? हिमनद का निक्षेप। ठीक है। हिमनद का क्या मतलब होता है? हिमनद मतलब हिमानी। ठीक है। तो हम जब इसकी बात करते हैं टीलाइट निक्षेप की बात करते हैं तो देखिए ये टीलाइट निक्षेप क्या है कि ये भारत में है और भारत क्या है? गर्म जलवायु का प्रदेश है। लेकिन ये टीलाइट निक्षेप जो होता है ये किसका विशेषता है? ये शीतल प्रदेश का विशेषता है। शीतल प्रदेश। लेकिन भारत क्या है? गर्म जलवायु का प्रदेश है। यहाँ पर वो भी कहाँ पर मिला है? दक्षिण भारत में ये टीलाइट निक्षेप मिला है। और इसी तरह का सेम आपको ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में जाइएगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में भी आपको सेम इस तरह का टीलाइट निक्षेप मिलेगा। इसके बाद अफ्रीका के आप दक्षिणी भाग में जाइएगा जहाँ पर आपको मेडागास्कर ये सब पूरा क्षेत्र जो है वहाँ पर आपको टीलाइट निक्षेप मिलेगा। ठीक है। फिर आप अंटार्कटिका में आपको टीलाइट निक्षेप मिलेगा। फिर आप दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में जाइएगा वहाँ पर ये टीलाइट निक्षेप मिलेगा। तो इसी एक ही तरह के टीलाइट निक्षेप का मिलना ये प्रमाणित करता है कि कभी ये जितने भी महाद्वीप हैं वो कभी एक जगह थे। ठीक है। जिसके वजह से क्या है वहाँ पर सारे जगह पर एक ही तरह का निक्षेप का मिलना यह प्रमाणित करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अब सिद्धांत की कमियां के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है उसकी कमियां या फिर हम आलोचना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप शीर्षक में लिख लीजिए सिद्धांत की आलोचना या फिर कमियां। तो सबसे बड़ी कमी क्या हुआ महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कि इन्होंने बोला कि पेंजिया का जो विखंडन हुआ है वो हुआ है चंद्रमा। पेंजिया का जो विखंडन हुआ है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पेंजिया का विखंडन हुआ है। लेकिन वास्तव में ये क्या है? ये स्टेटमेंट उनका बिल्कुल गलत है कि चंद्रमा के पास इतना उसके गुरुत्वाकर्षण बल में उतना क्षमता नहीं है कि वो पेंजिया जैसे बड़े भूखंड को वो बीच से तोड़ दे। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आप समझने वाली बात है। आप करंट में देखिए कि अभी एक पृथ्वी पर जो ईंटा रखा हुआ होता है उसको चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं तोड़ सकता है तो इतने बड़े भूखंड को वो कैसे तोड़ सकता है? तो ये इसका स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। वास्तव में क्या हो रहा है कि जब हम संवहन तरंग का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें हमें पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये जो महाद्वीप का जो विखंडन होता है बड़े बड़े भूखंडों का जो विखंडन होता है वो कैसे होता है? वो संवहन तरंग के वजह से होता है। उसका मुख्य कारण क्या है? संवहन तरंग है। लेकिन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल को वैगनर महोदय ने मुख्य कारण बताया जिसकी वजह से वो स्टेटमेंट उसका क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड की बात करते हैं। तो देखिए विखंडन के बाद महाद्वीप दो दिशाओं में गति की। ठीक है। वैगनर महोदय ने कहा महाद्वीपों भूखंडों का जब विखंडन हुआ तो वो दो दिशाओं में गति किया, एक पश्चिम की तरफ और एक विषुवत रेखा की तरफ। ये भी ये स्टेटमेंट उनका क्या हो गया? गलत हो गया। जबकि अब हमें आपको पता है कि हम जब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में पढ़ते हैं जो कि 1967 में आया था
उसमें बताया जाता है कि प्लेट जो गति करती है वो 3 तरह की गति होती है प्लेट में। एक तो होती है अभिसारी गति, एक होती है अपसारी गति और एक होती है समानांतर गति। ठीक है, 3 तरह की गति होती है, लेकिन इन्होंने वेगनर महोदय ने 2 तरह की गति बताया, वो भी एक पश्चिम की तरफ और एक विषुवत रेखा की तरफ। ठीक है, जो कि इनका स्टेटमेंट ये क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत जो है वो 1967 में आया, लेकिन मैग्नर महोदय ने अपने सोच के दम पर ये 1912 में ही बहुत हद तक इसको प्रमाणित कर दिए। ये जितने भी प्रमाण दिए उसमें से बहुत सारे प्रमाण जो है वो सही हुए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं पे समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुई होगी तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूँगा वहाँ से आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की।